करते हैं और तीसरी जगह हम उस मिले हुए एलिगेशन को रखते हैं, तो वहां पर रेशो किसके हिसाब से आता है? वहां रेशो आता है उनके अंदर उसकी क्वांटिटी क्या है जिस मटेरियल के बारे में हम पूछ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि मैंने 2 किलो, कहने की बात है, मैंने 2 किलो का एक एलिगेशन लिया और 2 किलो का एक लिया। ठीक है। इसमें 2 लीटर था, 1 लीटर वाटर था और 1 लीटर मिल्क था। इसमें भी 1 लीटर वाटर था और 1 लीटर मिल्क था। तो भाई जो 4 किलो का इन दोनों को मिला के बनेगा, उसमें क्या बनेगा कि 2 लीटर मिल्क और 2 लीटर वाटर, यही तो बनेगा। यही बनेगा ना। ठीक है। और मान लो कि अगर यहाँ पर मैंने 5 किलो लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने? 5 किलो। तो 5 किलो लिया और मैंने कहा 2 किलो मिल्क है और वाटर जो है 3 लीटर है। 2 लीटर वाटर, 2 लीटर मिल्क है और 3 लीटर वाटर है। और यहाँ 2 किलो ये था। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 7 लीटर बन जाएगा। और 7 लीटर में मिल्क कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ऐसे बनेगा ना। तो जहां पर किन्हीं दो चीज को मिला के तीसरी चीज रेशो में आती है, तो जो दो चीजें मिलाई जाती हैं वो यहाँ ऊपर आती है, ए, बी, और जो मिलकर बनता है उसको कहते हैं सी। उसको क्या कहते हैं बेटा? सी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। सी पार्ट, वो कौन सा पार्ट हो गया? सी पार्ट। ये जो सी पार्ट होगा, इसकी एक क्वालिटी होगी। इसकी क्वालिटी क्या होगी? अगर ए बड़ा होगा सी से, तो सी बड़ा होगा किससे? बी से। बात समझ आ गई? लेकिन अगर ए छोटा होगा सी से, तो सी से बड़ा होगा बी। सी से बड़ा क्या होगा? बी होगा। तो कुल मिला के मैं सीधे शब्दों में ये कह सकता हूं कि एक से छोटा और एक से बड़ा, एक से छोटा और एक से बड़ा। ठीक है। ये क्या होगा? सी पार्ट होगा। एक से छोटा और एक से बड़ा। चलिए, जब इनका रिजल्ट आता है, और जब एक से छोटा हो गया एक से बड़ा हो गया, मान लो ए से बड़ा है सी, तो सी में से सब्सट्रैक्ट करेंगे ए को, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ठीक है। और क्या कहते हैं? सी छोटा होगा बी से। जब ए से बड़ा होगा तो बी से छोटा होगा, तो बी में से सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान रखना, जब तक कोई स्पेसिफाई कंडीशन नहीं होती, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं आता। नीचे माइनस का चिन्ह आएगा ही नहीं। बात समझ आ गई? ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन दोनों के रिजल्ट से निकलेगा एक्स वाई। तो इस एक्स वाई को क्या कहा जाता है? इस एक्स वाई को कहा जाता है आफ्टर आफ्टर सॉल्विंग ए, बी एंड ए, बी एंड। बात समझ आ गई? आफ्टर सॉल्विंग ए, बी एंड सी। फिर ये तो आ गया। इनको काटा जाएगा। इनको क्या करा जाएगा? काटा जाएगा। काटने के बाद सीधा इंपैक्ट पड़ेगा रेशो पे। तो रेशो क्या बन जाएगा? पी पी क्यू एम एन, कुछ ही बोल लो नाम अपनी तरफ से। ये क्या है? रेशो। ये क्या है बेटा? रेशो। रेशो नीचे से ऊपर भी बन सकता है, ऊपर से नीचे भी बन सकता है। ठीक है। अब इनके बाद इनको कंपेयर करा जाएगा। इनको क्या करा जाएगा? कंपेयर। मतलब एक्स वाई को रेशो में कन्वर्ट करा जाएगा। ठीक है। एक्स वाई कन्वर्ट, एस वाई कन्वर्ट इन रेशो। ठीक है। और उसके बाद पी का कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ रेशो, कंपैरिजन ऑफ रेशो विद ओरिजिनल, विद ओरिजिनल। तो यहां पर जो एम और एन होगा, जो एम और एन होगा, ये क्या होगा? ये ओरिजिनल वैल्यू होगी। ये क्या होगी? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू। ये ओरिजिनल वैल्यू होगी। अब इस सवाल को या तो आप ऊपर से नीचे आ जाओ, या तो नीचे से ऊपर चले जाओ। वो है, एक चीज का ध्यान रखना कि आपको दो ही कंडीशंस दी होंगी। या तो ऊपर से दिया होगा नीचे की तरफ आना होगा, या नीचे वाली टर्म्स दी होंगी ऊपर जाना होगा। बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जब आप नीचे से ऊपर जाते हो, तो इसको काट के और यहाँ रेशो पे पहुंचते हो। लेकिन रेशो से यहां कैसे जाते हो? सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है। कई रेशो से इसको देखने लगते हैं और वो मार खा जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रेशो से ये नहीं हो सकता। कई जगह क्या होता है, रेशो ही ये सामने वाली चीज होती है। रेशो ही क्या होती है? सामने वाली चीज आ जाती है। और कई बार ये होता है कि ये सामने वाली चीज को हमें रेशो से सॉल्व करना पड़ता है। बेसिक रेशो ऐसे आ जाए जो कटे ना आ जाए। ठीक है।
रेशो का मतलब ये जो आगे कटे ना। जब मैं इससे इस पे जाऊंगा तो हमेशा ध्यान रखना, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए बी, डिफरेंस ऑफ ए बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी अपॉन, अपॉन में पी प्लस क्यू, इंटू में पी, इंटू में पी, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ पी, सॉरी वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। बात समझ आ गई। और सेम ऐसे ही डिफरेंस ऑफ ए एंड बी अपॉन पी प्लस क्यू इंटू में क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। कब, व्हेन वी गो, वी गो डाउन टू अप, डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ जाते। बात समझ आ गई भाई। और ज्यादा एक्सप्लेन करके लिख दिया मैंने, फोटो खींचनी है तो इसकी फोटो खींच लो। जो बच्चा पीडीएफ बनाए वो फोटो खींचे बढ़िया तरीके से। आपके, आप एक बात को समझो, मैथ्स के आधे से ज्यादा नोट्स तो आपके बोर्ड पे तैयार हो जाते हैं। जब हम सवाल को करा रहे हैं तो आपके आधे से ज्यादा नोट्स तो बोर्ड पे तैयार हो गए। समझ गए, पीडीएफ ग्रुप में आती है, उसको सेव कर लो, प्रिंट निकाल लो, तो आपके क्वेश्चन और आंसर दोनों तैयार हो गए ना। प्रिंट जरूर निकाला करो आप, क्वेश्चंस का भी और उसका भी। जब तक अपने नोट्स को अच्छी तरह एक जगह बनाना नहीं सीखोगे, जब तक काम नहीं बनेगा। मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ, आपके सारे नोट्स एक जगह होने चाहिए। मैथ्स के अलग, जीके के अलग, ये अलग, लेकिन वो सारे होने चाहिए आपने क्या पढ़ा है। आपको पता लगता रहता है आपने क्या पढ़ा है, और आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको पूरी लाइफ नहीं पता होगा आपने क्या पढ़ा है। नोट्स में ही पता रहता है कि ये पढ़ लिया, कोई नई चीज आती है तो उसको ऐड कर देते हो आप लोग। जब ही ऐड कर पाओगे जब आपके पास चीजें होंगी कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा हुआ। मिटा दो इसको। समझ आ गया ये दोबारा, ठीक है। चलिए, संडे को 99% आपकी क्लास है भाई, ठीक है। 99% आपकी क्लास है मेंसुरेशन की। आगे की ट्रायंगल तक हो गया था, ट्रायंगल के बाद फॉर्मूले, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के फॉर्मूले होंगे। उसके बाद चैप्टर शुरू हो जाएगा, संडे को ही चैप्टर चालू करा दूंगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि क्या कहते हैं खत्म हो जाए मेंसुरेशन 3D। 2D खत्म हो जाए, मतलब 2D तो कह रहा हूँ, 3D नहीं कह रहा है। कोशिश करूंगा कि 2D कंप्लीट खत्म हो जाए, और जो चूक गया वो रह गया सुल्तान। मुझे नहीं पता, मैं क्लास 8 बजे चालू कर दूंगा। अब चालू खत्म कितने बजे होती है ये नहीं पता, ठीक है। बैठना वही जिसको बैठने का दम हो, परेशान मत करना, क्योंकि जैसे बीच में बोलते हुए माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जिसने पढ़ना होगा वो बैठेगा, जिसने नहीं पढ़ना होगा वो वैसे भी नहीं पढ़ रहा, करेगा क्या आगे, ठीक है। लेकिन पाप के भागीदार मत बनो। मतलब जिसको नहीं पढ़ना और वो वैसा बच्चा आ जाए कहीं बीच में और दूसरे को भी ना पढ़ने दे, तो पाप चढ़ गया ना उसके सर पे। और वो उसको नहीं पढ़ना, अपना घर पे पढ़ा रहे, तो वो पाप का भागीदार नहीं है फिर, क्योंकि उसके कारण किसी को दुख ही नहीं हो रहा। चलिए, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, 40% आर गर्ल्स, 40% आर गर्ल्स, द रिमेनिंग आर बॉयज। मतलब 40% गर्ल्स हैं तो 60% बॉयज होंगे भाई, ठीक है। 40% गर्ल्स है तो 60% बॉयज होंगे, अंडरस्टूड है। द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 64 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 60। मतलब एवरेज मार्क्स बॉय के कितने हैं, 64, और गर्ल्स के कितने हैं, 60। सॉरी, गर्ल्स के 64 हैं, बॉयज के 60 हैं, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास। अब एवरेज मार्क्स किसके पूछे हैं, होल क्लास के, तो इसका मतलब 3 पेयर मार्क्स के बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, यहां गर्ल्स, यहां पर बॉयज, और यहां पर गर्ल्स और बॉयज के कंबाइंड, गर्ल्स और बॉयज के कंबाइंड, ठीक है। तो गर्ल्स के कितने हैं, 64, और बॉयज के कितने हैं, 60।
दोनों के निकालने ना, ये निकालना ना हमें। यहां पर हमको दिया हुआ है ओरिजिन, क्या कहते हैं, नंबर्स दिए हुए हैं ओरिजिनल। 48 मत देखो, 60% और 40% है। जो रेशो 48 का डिफरेंस करके आएगा वही रेशो 60-40 का भी आ जाएगा। बात समझ आई? तो उसने क्या कहा, 40% गर्ल्स हैं, गर्ल्स ही कहा था ना 40%, तो 60% बॉय है। तो गर्ल्स कितने परसेंट है, 40, और बॉयज कितने हैं, 60। बात समझ आ गई? अब ये क्या, ओरिजिनल, ये पहली सीढ़ी क्या आ गई, ओरिजिनल। अब ओरिजिनल से मैं जाऊंगा रेशो पे, ओरिजिनल से इधर समझो बेटा, ओरिजिनल से मैं क्या जाऊंगा, रेशो पे। तो इसको काटना पड़ेगा ना। तो क्या आ गया, ये 2:3। टू, अब ये क्या आ गया, रेशो। ये क्या आ गया, रेशो। अब रेशो से ऊपर जाने की सीढ़ी अभी क्या बताई थी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 4। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का सम कितना आ गया, 5। और इंटू में टू, तो क्या आ गया, 8/5। तो 1/3/5, 1/3/5, ये वैल्यू किसकी आ गई, 1/3/5 गर्ल्स की आ गई। ठीक है, ऐसे ही 4/5 इंटू में 3, 12/5, मतलब 2/5। अच्छा, ज्यादा देखना होता है तो इधर से देख लिया करो, इनका दोनों का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इनको दोनों को प्लस करके एक बनेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो यहाँ क्या आ गया, 2/5। अब एक से, इससे कम, इससे ज्यादा, मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 6135, 6135, द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉय। ठीक है। हाँ, कौन सा भाई फिक्स रहता है, अबे इन दोनों का टोटल है ये, अभी तो कराया फॉर्मूला, इन दोनों का टोटल है। इसको 4 दूनी 8, तो यही तो है, और क्या है? यहाँ 5, यहाँ दो, 2 3, सुन, इन दोनों का टोटल है भाई। हाँ, फिर क्या 5 पूछ रहा है, नींद से जागा नहीं अभी क्या, 5 फिक्स क्या है, अगर जमा होगा तब एलसीएम होगा। अच्छा, फ्रैक्शन में, हाँ फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका फ्रैक्शन 8, ये 5, ये जो ऊपर होता है न्यूमिनेटर, ये, भाई बातचीत नहीं प्लीज, ये जो ऊपर होता है न्यूमिनेटर, ये न्यूमिनेटर यहाँ जाके क्या बनता है, डिविडेंड बनता है। ये जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, ये डिवाइजर बनता है। ठीक है, फिर इसका आ जाता है क्वेश्चन, 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन, ऊपर आता है रिमाइंडर और नीचे आता है डिवाइजर, नीचे क्या आता है, डिवाइजर। बात समझ आ गई? ऐसे बनाते हैं। 60 और एक 61, 61, 3 और 5। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे तो यही आएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, कि इसमें से इसको घटाओगे तो ये आएगा, तो इसमें इसको जोड़ दिया जाएगा तो यही आएगा। कि जैसे मान लो ये बी है, ये सी है, और ये एक्स है, ये एक्स है, तो वो क्या कह रहा है, B - C बराबर एक्स कह रहा है। इस सी को इधर भेज दो, तो क्या कहे, बी बराबर x+c, x+c, मतलब इसको और इसको जोड़ूंगा तो भी तो ये आएगा। ठीक है, हो गया, समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें, 18 के 18। नंबर देख दो, अब सो जाते हैं आराम से थोड़ी देर है। के बाद तो इजी है। बोला सर सारे होमवर्क दे दो, और थोड़ी देर क्या कहते हैं, जैसे क्लास में कभी कभार हेड डाउन करा के और सुला दो, हैं, मिटा दो भाई, मिटा दूं? आजकल के वैसे भी फिजिकल पे काम ज्यादा हो रहा है, फिजिकल, फिजिकल वाले सर मान ही नहीं रहे, है ना? इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 140 क्वेश्चन, यानी एक टेस्ट में 140 क्वेश्चन है भाई। अ कैंडिडेट करेक्टली आंसर्ड 70% ऑफ फर्स्ट 80 क्वेश्चन, यानी पहले 80 क्वेश्चन का, यानी पहले
80 क्वेश्चनों में से भाई 70% जो है आंसर करेक्ट दे दिया उसने। ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन डज द कैंडिडेट नीड टू करेक्टली आंसर टू स्कोर 60% इन टेस्ट। अब वो भाई अगर 60% नंबर लाना चाहता है तो बताएं बाकी बचे हुए क्वेश्चन का कितने क्वेश्चनों को सही आंसर देगा। ठीक है। अब इधर देखो, उसने क्या करा भाई, चरण ए में 70% ठीक दे दिए, 70% नंबर आ गए। जब उसके 70% नंबर आए तब उसने क्वेश्चन कितने करे थे, टोटल 80। यानी यहाँ 80 क्वेश्चन ओरिजिनल आ गया। ये ओरिजिनल है ना। ठीक है। इधर को लगा देंगे ओरिजिनल। ये पार्ट सेकंड मुझे यही बताना है। जबकि ओवरऑल उसके कितने हैं, ओवरऑल कितने हैं उसके, 60। ओवरऑल कितने हैं, 60। 80 है तो यहाँ क्वेश्चन कितने रह गए, 60 रह गए। भाई जाहिर सी बात है, इससे ज्यादा है तो ये इससे कम रहा होगा, ये इससे क्या रहा होगा, कम। 70 में से 60 गए तो यहाँ कितना आया होगा, 10 आया होगा। बीच का रेशो छूट रहा है, इसको काटा तो ये 4:3। 4:3। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3 1/3। या 10/3 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। ये कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 10/3 गुना में 4। तो कितनी आ गई, 40/3। 13 सही 1/3। 13 सही 1/3। ठीक है। तो यहाँ कितनी आ गई, 13 1/3। 13 1/3 यही है ना। ठीक है। भाई एक की 3 यूनिट यहाँ पे आ रही है ना, 3 यूनिट की वैल्यू 10। ठीक है। तो ये 4 की इसलिए तो होगी, ये कम रेशो में तो है, रेशो में तो है। अब ये आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये कम होगी। तो इसमें से ये जाएगा जब भी तो ये आएगा, या इसमें इसको जोड़ेंगे जब भी 60 आएगा, आएगा ना। तो इसमें से इसको माइनस करो, 60 में से गए 47, 46 2/3। कितना आ जाएगा, 46 2/3%। 46 आएगा जी। 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा, एक आ जाएगा ना। तो 46 और एक 47 हो गया। 47 और 13 60। क्या वो माइनस करना नहीं आया, इधर देख, 60। इधर देखो, -13 1/3 है। पहले इस 60 में से 13 घटा दे पूरे के पूरे। तो 60 में से 13 गए तो कितने बच गए, 47 -1/3। अब 47 में से इस 1/3 को तो एक ही घटा देगा क्योंकि 1 से छोटा है। तो 46 तो मेरे बच गए। आपके पास 46 रुपीज तो जेब में रह गए। 1 रुपए में से आपने चिल्लर निकाल के दे दी। तो 1 रुपए में से कितनी दे दी, 1 - 1/3। 3 एकम 3, 3 में से गया 2। तो कितना आ गया, 46 2/3। आप समझ आ गया बेटा, समझ आ गया। ठीक है। 0.33 घटा दिए तो 0.66 बच गया आपके पास। तो 0.66 होता है 2/3। मैथ को अर्ली आज से समझो, छोटी छोटी चीजें समझो। ठीक है। समझ आ गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हर्ष क्या है, हर्ष, हर्ष तोमर भी कर गया। किसमें, जिम के अंदर वेट ज्यादा खींच लिया उसने। चलिए भाई, सॉल्यूशन ए कंटेन्स 10% एसिड एंड सॉल्यूशन बी कंटेन्स 30% एसिड। सॉल्यूशन ए में भाई 10% एसिड है और सॉल्यूशन बी में कितना है, 30%। इन व्हाट रेशियो शुड बी सॉल्यूशन ए एंड बी मिक्स टुगेदर। 25% बन जाएगा तो कर लोगे इसको, 10 30 और बीच में 25, है ना। 1:1:5 5:3। अच्छा 5:15 आएगा तो 1:3 हो जाए। ठीक है, ठीक है भाई।
चलो, इसका मतलब आने लग गए क्वेश्चन। मिटा दो इसको। तेरा नहीं आया? आ गया ना? वीर जी, नहीं आया क्वेश्चन? अरे अगला क्वेश्चन पढ़ना, करके देख। जब तक सवाल को समझने की कोशिश नहीं करोगे तब तक सवाल आएगा नहीं। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। 30। 30 और बीच में 25। 30 में से 25 गए 5। 30 में से 25 में से 10 गए 15। तो 1:3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। इन ये भी इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ो। 10 तक पढ़ने के बाद मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। कान में आवाज नहीं आ रही मेरे, इसका मतलब इसकी आपने रिकॉर्डिंग रोकी है? अच्छा, रोक दो रिकॉर्डिंग। तो सबको ही 7 से मल्टीप्लाई कर दो। सबको 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 7 खत्म हो जाएगा ना नीचे का। इससे तो खत्म हो गया। इसका कितना आ गया? 70, 140, 120। हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 7। 7 को देखते हैं भाई। बाकी देखो, जिस समय मैं कराऊं उस समय फिर ये कचरा बेचना बंद कर दिया करो। ठीक है, जिस समय मैं कराऊं पिन ड्रॉप साइलेंस बोर्ड की तरफ नजर आता है तो भी अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है। ठीक है। जिस समय क्वेश्चन टीचर कराने लगे उस समय बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस, ताकि टीचर बढ़िया तरीके से पढ़ा सके। आता है तो शांत बैठो, नहीं आता तो भी शांत बैठो और समझो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, an alloy is made by mixing metal A costing rupees 22,000 per kg and B costing 400 per kg in the ratio of 3:1. What is the cost of 8 kilogram of this alloy? ठीक है, 8 किलोग्राम ऑफ दिस alloy। सबसे पहले तो ये है कि इसका मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही तो मैं 8 किलोग्राम निकालूंगा। तो मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास ए जो है वो 2,000 रुपए किलो है। ए कितने हजार रुपए किलो? 2। और बी कितने है? 400। बी कितने में है? 400। इनको कितने रेशो कितने में मिलाया गया कह रहा है? 3:1 में। कितने का डिफरेंस है? 1600 का। 1600 का डिफरेंस है। 4 गुणा में 3। तो ये कितना आ गया? 1200। बात समझ आ गई? 1600 बटे में 4 गुणा में 1। तो कितना आ गया? 400। यहां कितना आ गया? 400। या 3 यूनिट की वैल्यू 1200 आ गई तो 1 यूनिट की वैल्यू 400। तो इसका मतलब दोनों का मिक्सचर कितने का है? 1600 का। 12। 1600 में से 400 गए 1200, 2000 में से 400 गए 1600। ठीक है। क्या? हाँ हाँ, एक ज्यादा रे कम है ना। 2000 में 1600 गए 400। 1600 में से 1200 गए 400, या 1600 में 400 गए 1200, या इन दोनों को ऐड करके यहां दी। ठीक है। अब ये 1 किलो की कीमत कितनी हो गई? 1600। 1 किलो की कीमत कितनी हो गई? 8 किलो की निकाल दो। 14,400। नहीं, 12,800। 16 8 128, सॉरी। मैंने 9 किलो की निकाल दी है। शाबाश। प्रियांशु जवाब देता है। मैं व्हाट्सएप पे भी चेक करता रहता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है, बढ़िया, शाबाश। ठीक है, ऐसे ही जीतेगा और जीत जाएगा, गारंटेड जीतेगा। मेहनत करते रहो बस। हवा में मत चढ़ जाइए रोहित की तरह। ठीक है, करो, शाबाश। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा भी पेपर पास नहीं करता और ज्यादा नालायक भी पास नहीं करता। पास करता है एवरेज, क्योंकि एवरेज को हमेशा डर बना रहता है किस चीज का? कि यार कहीं कुछ हो ना जाए, मैं पढ़ लेता हूँ। ज्यादा इंटेलिजेंट इस चीज में चूर हो जाता है घमंड में, कि मेरे से ज्यादा तो इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, मुझे तो सब आता है। लेकिन एवरेज बच्चा हमेशा डर के रहता है, तैयारी करता रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। ठीक है, और जो कुछ ना कुछ करता रहता है, लगा रहता है, उसको कुछ ना कुछ मिलता है जीवन में। ऐसा नहीं है खाली हाथ जाता है। देर सवेर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अपने आप को प्रिपेयर करो। डोंट प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम। डोंट यूज चूरन वाली बुक। आजकल बहुत चल रही हैं जो ये किताबें चल रही है ना मार्केट में, कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, ये डोंट यूज दैट टाइप ऑफ बुक्स।
सर्टेन बुक बता रखी है आपको, सर्टेन बुक्स बता रखी हैं आपको, पकड़ो, करो, अपनी कमियां अपनी गलती। जो क्वेश्चन नहीं आता भागो मत, जो क्वेश्चन नहीं आता भागो मत उस टॉपिक से, वो टॉपिक सीखने का जोश पैदा करो। ठीक है, कई छोड़ते भागते चले जाते हैं, बोला नहीं आता छोड़ आगे देखेंगे, छोड़ आगे देखेंगे। तो जो छोड़ और आगे देखने की प्रवृत्ति है, वही बच्चे को एग्जाम में 1-2 नंबर से फेल कराती है हर बार, हर बार 2-4 नंबर से फेल होगा वो बच्चा। बिल्कुल क्लोज जाके, मेरा तो रिटर्न क्लियर हो गया था, लेकिन मैं आगे प्रोसेस में फेल निकल गया, फिजिकल भी क्लियर हो गया था, फाइनल मेरिट बनी तो आपके रिटर्न के बेस पे, नंबर इतने आ जाए कि क्या कहते हैं आपका छटने ही नहीं। समझे ना? ये चलिए, सर्टेन बुक पूछ लियो, सबको बता रखी है, इसको भी बता रखी है, अंश को भी, अगर इसने पढ़ रहा होगा तो याद होगी। सर्टेन्स 2-4 बुक बता रखी हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उसमें से प्रैक्टिस करते रहो अपना, वो खत्म हो जाए फिर रिपीट करो, खत्म हो जाए फिर रिपीट करो। बाकी कोई एक भाई बातचीत नहीं प्लीज, मजाक मत करो। मैंने कहा वो सर्टेन बुक खत्म हो जाए ना, मैं इतने क्वेश्चन आगे आपको दे दूंगा। अब शाम वाले बैच में मेगा आती है, टीचर देते हैं ना भाई, हर क्लास में 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं। और सारे कौन से मिल रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे, जो यहाँ क्लास में करा रहा हूँ, इट इज फाउंडेशन बेस, 40% आएगा इसमें से कोर्स पेपर में। ठीक है, लेकिन जब आप रिवीजन बैच आगे करोगे, वहां 95% बैठेगा। कल भी एक बच्चे को समझाया है, कल वो कह रहा मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। मैंने कहा इवनिंग बैच इज नॉट अ जस्ट कोर्स बैच, इट इज फाइनल टच ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर उससे भागोगे तो खत्म है मामला। ठीक है, कह रहा जी मैं वीडियोस देख के कर लूंगा मॉर्निंग की। मॉर्निंग की वीडियो क्या देखे, जब मैं मॉर्निंग की वीडियो में कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग है कि 40 से 50% कोर्स होता है। जब मैं इस चीज को ठोक के हर क्लास में कहता हूँ कि 40 से 50, कोई भी टीचर करा रहा है। अब जो टीचर शाम को करा रहे हैं वो सारे के सारे वो करा रहे हैं जो आपके पेपर्स में आएंगे क्वेश्चन, लगभग सारे के सारे। एक टॉपिक के आपको 100 MCQ मिल रहे हैं और आपको टॉपिक पढ़ने के लिए दिया गया है, तो दैट्स मीन दे आर ट्राइंग टू मेक परफेक्ट यू फॉर योर एग्जामिनेशन। आप उसको पढ़ो, आपको कुछ चीज नहीं आती तो पूछो, घर से पढ़ के आए हो, आप भी तो कहीं ना कहीं MCQ वगैरह लगाते ही हो। जो बच्चा पढ़ता है वो लगा लेता है 10-15 MCQ। आपको लगता है ऐसा टॉपिक, वहां खिंचाई करो टीचर की, पूछो टीचर को, कौन मना करता है कि सर मैंने ये भी पढ़ा था इस टॉपिक के अंदर। चलिए, 10 हो गए पूरे, 10 तक कोई दिक्कत तो नहीं है, अब 7 भी करा दिया मैंने। चलिए, 11, 11 से नाइन्थ बता देता हूं। चलिए नाइन्थ को बता देता हूं पहले। वो कह रहे हैं, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो सी एवरेज आता है ना, ये आपकी लागत का आता है, ध्यान रखना। अब जैसे ये कह रहा है कि इन व्हाट रेशो, पर देख लो नाइन्थ वाला अच्छा क्वेश्चन है। इन व्हाट रेशो सुगर कॉस्टिंग 60 रुपीज पर केजी बी मिक्स्ड विद सुगर कॉस्टिंग 42 रुपीज पर केजी। यानी 60 रुपए वाली जो शुगर है, चीनी है, उसको 42 रुपए वाली शुगर के साथ मिलाया जाता है भाई। और बाय सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर 56 रुपी, और बेचा कितने में जा रहा है, 56 में। ठीक है, देयर इज गेन प्रॉफिट 12%। तो सबसे पहले इस प्रॉफिट को घटाना है कि हमको लागत कितनी पड़ी उसकी। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को घटाना है, तो क्या आ जाएगा, 56 गुना में 100/112। मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस, ये क्या होता है, इक्वल टू सीपी के, कॉस्ट प्राइस के। बात समझ आ गई? तो यहां क्या आ गया 2, तो इसका कितना पड़ गया 50। कितनी पड़ गई, 50। बात समझ आ गई? तो 50 रुपए की पड़ गई। अब वो कह रहा है कि चीनी एक है 60 रुपए वाली, जिसको दो चीनी में मिलाया जाता है 42 रुपए वाली में, और ये मेरी लागत पड़ती है इसकी सी की 50 रुपए, या थर्ड कर लो इसको। ठीक है, 50 रुपए। बात समझ आ गई? अब मेरी लागत वो नहीं, प्रॉफिट के बाद, प्रॉफिट हटाने के बाद मुझे कितने की पड़ती है, यहां आएगा ये। किसी को इसमें तो 56 दे दिया, उसमें हो सकता है 62 की भी बेच दे, फिर आप कहोगे अच्छा 62, फिर आप क्या करोगे, एक तरफ 62 एक तरफ 42 और बीच में 60 कर दोगे। ऐसे नहीं करना, उसमें देखना उसके साथ कहीं प्रॉफिट और कोई लॉस तो नहीं है,
अगर प्रॉफिट लॉस होगा तो उसको सेटिस्फाई करके अपनी कॉस्टिंग देखनी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 60 में से 50 गए 10, 50 में से 42 गए 8, तो ये हो जाएगा 4:5, 4:5। ठीक है भाई, बात समझ आ गई बेटा, क्लियर है यहाँ पे। अब आप पढ़ो, रिकॉर्डिंग चलाई हुई है बेटा, बंद कर दो रिकॉर्डिंग अब। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मोनिका स्पेंड 72% of her income if her income increase by 20% and saving increase by 15%, her her expenditure increase by। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये क्या है कि मान लो मोनिका की जो सैलरी है वो 72% खर्च कर देती है, मतलब इसकी सैलरी है 100, एक्सपेंडिचर 72 और सेविंग कितनी हो गई 28। ये हो गया भाई, यही हो गया। उसने कहा कि उसकी सैलरी में 20% का इंक्रीज हो जाता है, इस सैलरी में 20 इंक्रीज हो गया तो भाई 120 हो गया। ठीक है, उसका जो एक्सपेंडिचर है उसमें 15% का इंक्रीज होता है, तो इसका 15% कितना आएगा 72 का, 10%। अच्छा, सेविंग में 15% सेविंग में इंक्रीज हो गया भाई। ठीक है, तो इसका जो सेविंग में 15% है, इसका 10% 2.8 आ जाएगा, और 5 1.4 और आ जाएगा, तो 2, यानी 4.2 आ जाएगा इसका 15%। ठीक है, तो इसका 15% 4.2 आ जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 20 रुपए तो बड़ी तनख्वाह, 20 में से उसने कितने रुपए डाल दिए सेविंग में, 4.2 डाल दिए, इसका मतलब 15.8 रुपए जो उसने डाले वो भाई एक्सपेंडिचर में डाले होंगे, और एक्सपेंडिचर में 15.8 रुपए किसके कंपेरिजन में डाले होंगे 72 के, तो 15.8 जो है वो 72 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना है। ये पॉइंट हटते ही अपॉन में 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, बात समझ आ गई। अब काटो इसको, 2 से कट रहा है 36, 2 से कट रहा है 2 सत्ते 14, 2 निम 18, 36, और किसे कट रहा है 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई भाई, ठीक है, समझ आ गया भाई। ये भाई ऐसे निकाल लिया, 28 का 15% ले। ठीक है, ये तो मैंने तो वैसा निकाल दिया कि 10% 2.8 आ गया, 10 का हाफ 5, इसका आधा आ गया। ठीक है, चलो 12 नंबर क्वेश्चन है, चलो उतार लो इसको। हाँ, इनकम है, सैलरी, आई लिख दे ले, आई इनकम, INCOME इनकम, मिटा दू भाई। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टाइप ऑफ alloy possesses gold and silver in the ratio of 7:22:21, ये इनको मिला दिया कौन से रेशो में, तो ये हो गए भाई 25:62। ठीक है, मतलब उसने ये कहा कि भाई पार्ट वन जो है, पार्ट वन में गोल्ड और सिल्वर 7:22, तो इसका मतलब 29 हो गया। सेकंड वाले पार्ट में कितना है, 21:37, गोल्ड और सिल्वर। बोला है इनको किस रेशो में मिलाया गया, याद आ रहा है XY, तो ये गोल्ड और सिल्वर बन गए 58। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 87 है, 29 की टेबल में 58 तो आ जाता है भाई, 29 की टेबल में 87 भी आ जाता है, लेकिन 58 की टेबल में नहीं आता ना ये, तो 58 की टेबल में नहीं आता, तो 80 को 2 से करेंगे तो कितना होगा 174, इसको 3 से करेंगे तो बन गया मामला, तो इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, और इसको 6 से,
इसको 6 से। बात समझ आ गई? अब ये क्या बन जाएगा, 6 सत्ते 42 रेसो 6 दूनी 12, 12 की 2, 6 दूनी 12 और 1 13, ये बन गया। ये वाला 3 से 21 63, ये गोल्ड और सिल्वर। और 3 सत्ते 21, 111। और ये कितना आ जाएगा, गोल्ड और सिल्वर 50, 124। अब या तो गोल्ड गोल्ड उठा लो एक तरफ का, या तो सिल्वर सिल्वर उठा लो। दोनों का एक ही रेशो बनना चाहिए। गोल्ड 1 रेशो गोल्ड 2, और यहां पर गोल्ड 3। तो गोल्ड 1 कितना है, 42, 63, और ये हो गया 50। 8, 13 रेशो 8 है आंसर में। ठीक है। बेशक सिल्वर सिल्वर उठा लो। सिल्वर 1, सिल्वर 2, सिल्वर 3। सिल्वर 1 है 132, 111 और 124। 132 में से 124 गए 8, 124 में से गए 13। मैंने क्या कहा, दोनों से करोगे तो एक ही आएगा। एक तरीका तो हो गया इसका ये। लेकिन अभी हम तरीका कौन सा करे थे, एबीसी एवरेज वाला। अब मुझे एक बात बताओ, गोल्ड गोल्ड ले लो। 7/29 है गोल्ड, 7/29 गोल्ड है। अरे भाई, नहीं आ रहा। रहने रहने रहने। 7/29 है भाई गोल्ड। सिल्वर, सिल्वर कितना है, 21/58। 21/58 मिला के कितना बना, 25/87। 25/87। चाहे गोल्ड 2, गोल्ड 1 और गोल्ड 3, चाहे गोल्ड गोल्ड ले लो, चाहे सिल्वर सिल्वर ले लो, एक धातु उसी रेशो में तो जाएगी एक बर्तन से। यहाँ पे क्या आएगा, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये बड़ा है इससे, क्योंकि इसको 58 बनाऊंगा तो 14/58 आ जाएगा। बात समझ आ गई? चलिए, 25/87 -7/29। एक तो ये हो गया, और इधर क्या हो गया, 21/58। 21/58 -25/87, एक एक से बड़ा और एक से छोटा। अब इनको करो, एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आ गया, 174। 174, 174 एलसीएम आ गया। तो 58 से 3 से करना पड़ेगा। तो 21 × 63 -50, -50 रेशो 29 को करेंगे 3 से आ जाएगा। 3 से आ जाएगा ना। तो 25 - 21, 25 - 21 अपॉन में 87। ठीक है, तो ये 25 माइनस 4/87 आ गया। कितना आ गया, अच्छा यहाँ भी वैसे ही करा हुआ है, 25 - 21/87। तो अब ये दोनों क्या निकल के आ गए, 13/174 रेशो 4/87। 4/80, इसको काट दिया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, 13/8। 13/8 आ गया ना, 13/8। बात समझ आ गई भाई? किसी एक को पकड़ लो, या तो गोल्ड गोल्ड को पकड़ लो, या सिल्वर सिल्वर को पकड़ लो। ठीक है, दोनों फॉर्मूलों से करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 16। क्वेश्चन नंबर 12, ये दूसरा पैटर्न है ना। समझ आ रहा है भाई अंश? रिकॉर्डिंग रोकना है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अ लिक्विड पी इज 1/3/7 टाइम एज हेवियर एज वाटर। मतलब पी लिक्विड जो है 1/3/7 टाइम्स हैवी है किसके मुकाबले भाई, वाटर के। तो डिनोमिनेटर वाटर आ जाएगा, न्यूमिनेटर क्या आ जाएगा, पी। बात समझ आ गई। उसके बाद वाटर इज 1/2/5 टाइम्स एज हैवियर एज अनदर लिक्विड क्यू। ठीक है, वाट तो नीचे वाला लिक्विड क्यू आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, वाटर। तो वाटर तो बराबर ही होगा दोनों जगह पे। जैसे ही वाटर को बराबर करेंगे तो पी वाटर और क्यू अलग अलग हो जाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, द अमाउंट ऑफ लिक्विड पी that must be added to 7 liter of the liquid Q so mixed may weight as much as equal volume of water will be। ठीक है, चलो। पी पी के बारे में क्या करा गया है कि पानी की तुलना में कितना भारी है भाई, 1/3/7, 1 जार 7, 7 और 3 10/7। तो ये क्या आ गया, वाटर। और ये क्या आ गया, पी। क्यू की बारे में क्या करा गया है, 1/2/7, 7 1 जार 7 और 9/7। नीचे ये क्यू है और ये क्या है, क्या, अच्छा सॉरी, 1 2 5, 5 एकम 5 6 7, 7/5। तो भाई इस तौर पे ये देखा गया कि यहाँ पे पी जो है ये 10 है, वाटर दोनों में कॉमन 7 है, और क्यू कितना है, 5। ठीक है, यानी पी और क्यू का जो रेशो हो गया 2:1 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वो क्वेश्चन में वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है भाई, बातचीत नहीं। वो कह रहा है कि 7 लीटर क्यू और पी के जो मात्राएं कितनी मिलाई जाए, ठीक है, कि जो मिश्रण का भार उतना ही हो जितना समान आयतन वाले पानी का। बात समझ आई। तो अब यहाँ पे देखोगे पी कितना है, 10। पी कितना है, 10। और क्यू कितना है भाई, 5। और वाटर कितना है आपका, 7। तो 7 में से 5 गए कितना हो जाएगा, 2। यहाँ गए 3। तो ये आ जाएगा आपका 2:3। ठीक है, 2:3। अब 2:3 में 7 लीटर क्यू द्रव में, 7 लीटर क्यू द्रव में। अब आप बताओ, वो कह रहे ना 7 लीटर क्यू चाहिए। अगर मैं इसको इस हिसाब से पानी के अकॉर्डिंग सेट करता हूं तो इसका रेशो क्या आ जाएगा, 2:3। लेकिन क्यू का ओरिजिनल कितना दे रहा है वो, 7 लीटर। तो पी की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 के।
3 यूनिट की वैल्यू कितने की आ गई? 3 यूनिट इक्वल टू है कितने के? 7 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/3। और 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंटू में 2 बराबर 14/3। तो 4/2/3। 4/2/3। क्या? सबसे पहले देखो उन्होंने क्या कहा कि हमको इनका जो रेशो करना है वाटर के उसमें करना है। तो मैंने क्या करा, 10, 5 और वो कर दिया। अगर मैं वाटर के लेवल पे इन दोनों को लेके आता हूं तो 2, 3 में मेरे को मिलाना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा कि जो क्यू है, क्यू को 7 लीटर ले लो। क्यू को कितना ले लो? 7। ओरिजिनल 7 दे दिया, ये इनको सॉल्व करने के बाद आ गया। ओरिजिनल को 7 दे दिया। तो 3 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। तो 2 यूनिट कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 4/2/3। बस इतना ही रहेगा। हाँ, ठीक है, गिवन है ये लास्ट में। फिर क्वेश्चन कौन सा था? 18। क्वेश्चन 16 लिख दूं? क्वेश्चन 16। 18 में क्या करना है? सेम यही तो हो गया 18 में। 18 क्वेश्चन में चैन सेम यही तो हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, सुनो। गोल्ड इज 19 टाइम हैवी एज वाटर एंड कॉपर एंड हैवी एज वाटर एंड कॉपर इज 9 टाइम हैवियर एज वाटर। तो दोनों ही श्रेणी में भाई वाटर 1 1 आ गया। दोनों ही श्रेणी में वाटर कॉमन था, 1 आ गया। तो 19 और 9 आ गया और रेशो 1। क्या कहते हैं, जो पहला गोल्ड था वो 19 आ गया, कॉपर 9 आ गया और वाटर 1 आ गया। उसके बाद आगे कह रहा है कि पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु का इन धातुओं के अनुपात में मिलाना होगा। मतलब इन वट रेशो शुड बी दीज बी मिक्स टू गेट अन अलॉय 15 टाइम हैवियर एज वाटर। तो वाटर 1 है ना, तो 1 का 15 टाइम 15 ही हो गया। तो उसको बीच में 15 रख दो। 19 - 15 इधर 4 आ जाएगा और 6। 3/2। इधर इधर देखो देखो। उसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। उसने कहा कि बेटे गोल्ड जो है वो 19 टाइम हैवियर है वाटर से। ठीक है, और कॉपर जो है वो 9 टाइम हैवियर है वाटर से। यही तो बात कही उसने। फिर उसने कहा हमें इन दोनों ही धातुओं को मिलाना है, मेटल को मिलाना है। और मिलाना किस उसमें है? ताकि जो वाटर है, यहां भी एक है यहां भी एक है, नहीं होता तो सेटिस्फाई कर लेते हैं भाई इसको। यानी दोनों ही श्रेणी में वाटर एक हो गया। अब ये रेशो क्या हो गया? गोल्ड रेशो कॉपर रेशो वाटर। तो गोल्ड कितना हो गया? 19। कॉपर कितना हो गया? 9। और ये हो गया 1। तो बोला इसके 15 टाइम हो, वो एलिगेशन जो हो इसके 15 टाइम। तो 1 के 15 टाइम तो 15 ही तो होगा। तो इसी 15 को बीच में रख दो, मिलाना है इन दोनों को। तो 19 में से 15 गए 4, 15 में से 9 गए 6। तो कितना हो गया? 3/2। 3/2। ठीक है, मेरे हिसाब से मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। अरे कह रहा है वो 19/1 नहीं हुआ यहाँ पे। 19 टाइम हैवी है ना, तो ये 1 है तो ये 19 हो गया। ठीक है, है 17। 17 कह रहा है वो, सुनो भाई। किसी वस्तु को द blends of commodity costing ₹35 and 40 per kg respectively are mixed in the ratio of 2/3 by weight. If 1/5 of the mixture is sold at rupees 46 per kg and the remaining at the rate of 55 per kg, the profit percentage। अरे तो इसमें क्या दिक्कत आ गई? एक काम करना, इसको कुछ मत कर। 35 × 2 हो गया, 40 × 3 हो गया। ठीक है, 5 किलो के आटे की कीमत इतनी हो गई। अब इसका 1/5 निकाल लो, 46 से गुणा कर लो और बाकी बचे हुए आटे को उससे गुणा कर लो, टोटल निकल जाएगा आपकी कॉस्टिंग। ठीक है, ज्यादा टेंशन में नहीं जाना। ठीक है ना? क्या हुआ? अब आपका ये हो गया चैप्टर रेशो का। इससे पहले किसका होता है? SI CI का। ये रेशो प्रपोर्शन का हो गया ना। नेक्स्ट क्लास में शुरू में 10 क्वेश्चन दूंगा टेस्ट के, SI CI प्रॉफिट एंड 5 चैप्टर तो वो हो गए आपके। परसेंटेज फैमिली के ये भी इंक्लूड होगा साथ में। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन परसेंटेज फैमिली। और ये 6 चैप्टर हो गए टोटल। 6 चैप्टर के 20 क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट में।
परसेंटेज, प्रोफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एस आई सी आई, और ये मिक्सचर एंड एलिगेशन।